सवाल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन के साथ, फिर हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का नॉर्मेलिटी निकालना। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है आपका, x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, x ग्राम लेते हो आप बेंजोइक एसिड का, on reaction with aqueous NaHCO3, ये रिलीज करता है, रिलीजेस CO2 that occupy 11.2 liter volume at STP। इतना वॉल्यूम एसटीपी पे इसका मिलता है आपको, ठीक है। अब आपको पूछ रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालिए। अब इस क्वेश्चन में पहले दो चीजें हम लोग सीखेंगे। दो चीजें क्या सीखेंगे, अगर कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है उसकी NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो वो हमेशा CO2 बाहर निकालता है। इसको हम लोग कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में ग्रुप होता है COOH ग्रुप, एसिडिक ग्रुप इसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये एसिड का टेस्ट होता है, लैब में एसिड का टेस्ट कराया जाता है आपको 12th क्लास में, ऑर्गेनिक एसिड का टेस्ट। तो कोई भी आपको ऑर्गेनिक एसिड दे दें, ऑक्सैलिक एसिड दे दें, सिट्रिक एसिड दे दें, एस्कॉर्बिक एसिड दे दें, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, एस्टिक एसिड दे दें, उसमें अगर सोडियम का बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन डाल दोगे तो कैसी गैस, कौन सी गैस निकलेगी, CO2। CO2 को पहचानने के लिए बायो में आपने फोटोसिंथेसिस में एक एक्सपेरिमेंट शायद 10th में पढ़ा होगा कि CO2 को अगर KOH इसके पास ला दीजिए, KOH, तो KOH में क्या हो जाती है, ये CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। यहाँ पे क्वेश्चन अपना ये है कि बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है किससे, आपका एक्वस NaSCO3 से। एक्वस का मतलब पानी में सोल्यूशन बनाया गया, उससे रिएक्ट करता है। CO2 बनती है 11.2 लीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा रिएक्शन लिखते हैं। अभी आपको ये लिख लीजिए, ये लाइन, एक लाइन लिख लीजिए, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम KOH तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। ये हम लोग शायद फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में कहीं क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, प्रूव करने के लिए कि इसमें क्या होता है, CO2 यूज होती है, ऐसा कुछ, या रेस्पिरेशन। COOH ग्रुप, COOH ग्रुप का टेस्ट होता है। एसिड ग्रुप को बोलते हैं COOH ग्रुप। नोट हो गई ये लाइन। अब क्योंकि आपने अभी 12th तो करी नहीं, बेंजोइक एसिड से पाला आपका पड़ा नहीं। बेंजोइक एसिड होता है एक बेंजीन की रिंग और इसके ऊपर होता है COOH, ये होता है बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है NaHCO3 से। किससे रिएक्ट कर रहा है, NaHCO3। तो ये इसकी जब रिएक्शन होती है तो ये जो COH ग्रुप होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है CO2। ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इसमें एक ही COH ग्रुप है तो एक ही मोल CO2 बनेगा। इसका मतलब अगर ये 1 मोल है तो CO2 भी कितने मोल बनेगी, इतना पॉइंट याद रखना है।
अगर आपका एसिड 1 मोल है तो CO2 कितनी बनेगी? 1 मोल। ठीक। और हमारे को बता रखा है, एक डेटा आपको सिखाया है कि STP पर अगर कोई गैस है और उसके 1 मोल हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर है ना। और अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अपने क्वेश्चन में गैस कितनी मिल रही है? 11.2। तो अगर 22.4 लीटर मिलेगा तो वॉल्यूम कितना होगा CO2 का? 1 मोल होगा, है ना। मोल कितने होंगे? 1 मोल होगा। अगर 22.4 लीटर गैस है STP पर तो मोल कितने हैं उसके? 1। ये तो हमें रूल से ही पता था, बट अपने क्वेश्चन में कितने लीटर हैं? 11.2, हाफ लीटर है इसके। 22.4 का हाफ होता है 11.2, तो इसमें कितने मोल हो जाएंगे? हाफ मोल हो जाएंगे। यानी CO2 कितनी बनेगी? हाफ मोल। अगर CO2 हाफ बनेगी, ये 1 है तो ये भी 1 है, CO2 हाफ बन रही है तो इसका मतलब इसके भी मोल कितने होंगे? हाफ होंगे। इसका मतलब बेंजोइक एसिड के मोल इज इक्वल टू CO2 के मोल। तो CO2 के मोल कितने आ गए थे? हाफ। तो बेंजोइक एसिड के भी हाफ आ गए। अब आपसे पूछा है बेंजोइक एसिड के कितने ग्राम है। क्या पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में? मोल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? ग्राम। तो निकाल लेंगे, अपन को तो पता ही है फॉर्मूला। मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। मोल है हाफ, गिवन मास निकालना है, बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालेंगे। ये रिंग बनती है C6H5 और ये बना हुआ है COH। मोलर मास निकालो फटाफट। 12 7 जा 84, 1 पक्का 122 आएगा अगर मोलर मास, तो गिवन मास कितना हो जाएगा? 122/2, 61 ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा अपना? 61 ग्राम। कोई समस्या? बस आपको पता होना चाहिए था एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता हो कि उसमें कितने COH ग्रुप हैं। जितने COH ग्रुप होंगे उतना ही CO2 बनता है। ये वाली बात हम लोग किस क्लास में सीखते हैं? 12th में। तो हमने ये बात थोड़ा सा, अपना मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा पहले ही सीख लिया अपन ने। जितने एसिड में COH ग्रुप NaSCO3 से ट्रीटमेंट कराने पे उतना ही मोल CO2 बनेगी। ठीक है। और STP वाला डेटा अपने को पता था, उससे हम लोगों ने निकाला। ये फॉर्मूला है, मतलब याद हो जाएगा, अब धीरे धीरे आपको याद होगा। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो याद होगा। ये तो मैंने बता दिया। बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलिए, हो गया। चलो अब निकालते हैं, हम लोग सीखते हैं, नॉर्मेलिटी निकालनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद होता है रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप देखोगे नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऑब्जर्व करने हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे ध्यान देना है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है आपको ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का, तो फॉर्मूला विल बी, आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन। कितने इलेक्ट्रॉन कोई लॉस कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा है। इक्विवेलेंट मास, जैसे सोडियम है, सोडियम ने बना लिया Na+ एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, है ना। तो अगर इसका इक्विवेलेंट मास हमें देखना है इसका, तो इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा? इसका एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने? 1। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बनाता है कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास? इसका ग्राम एटॉमिक मास अपॉन 2। क्लियर है बात? इसकी पूरी जो डिटेल है ना वो एक बार और नॉर्मेलिटी टॉपिक आपका उठेगा जब आपको रेडॉक्स कराएंगे, क्योंकि इसमें जो हम लोग को देखना होता है वो चार्ज से देखना होता है। चार्ज जो है किसी एलिमेंट पे हम लोग निकालते हैं उसको, चार्ज जो होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और उसको हम रेडॉक्स वाले चैप्टर में निकालना सीखेंगे। तो वहां पे आपको ये, आज मैंने इंट्रो कर दिया इसका, वहां पे इसको सिखाएंगे। हाँ, आज नॉर्मेलिटी यहीं तक पढ़ गए। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए, क्या कह रहे? कॉपर, कॉपर, कैल्शियम नहीं। Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। बोलो तो एक एग्जांपल से सिखा दूं। उसमें चार्ज जो है आपको मैं चार्ज क्योंकि निकालना सिखाया नहीं, इसलिए मैं चार्ज लिख के आपको बता दूंगी कि इतना इतना है ना। और कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं। ये नोट हो गया? देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक। अब इसमें मैं सबके ऊपर चार्ज लिखती हूँ। इस पे नाइट्रोजन पे चार्ज होगा 0, हाइड्रोजन पे चार्ज होगा 0, इस पे चार्ज होगा -3, इस पे हाइड्रोजन पे चार्ज होगा +1। मैंने चार्ज लिख दिया अभी, क्योंकि आपको लिखना मतलब सिखाया नहीं है कैसे निकालेंगे, इसलिए मैंने आपको चार्ज पहले से लिख दी, ठीक। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन है, आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है नाइट्रोजन का। किसका निकालना है इक्विवेलेंट मास? नाइट्रोजन का।
बोल दिया नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालो। ठीक, तो क्या देखना होता है, जिस भी एन टाइप का निकालना है उसका देखते हैं उसके चार्ज में कितना डिफरेंस आया। चार्ज को बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि उसके चार्ज में कितना डिफरेंस आया है। जितना डिफरेंस आया है मोलर मास डिवाइडेड बाय वो डिफरेंस का। ठीक, हाँ अब देखो, अब सीखो। जैसे ये N2 था, क्या था ये N2, N2 से क्या बन रहा है NH3। ठीक, ये नाइट्रोजन में कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। तो एक का चार्ज अगर 0 है तो 2 का चार्ज भी क्या होगा, 0 ही होगा। जितने एटम होंगे सबको कंसीडर करते हैं, जिसका निकालना है उसके जितने एटम है उनको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए हमने देखा चार्ज कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन के लिए होता है -3, ये कितने के लिए है, फॉर 1 नाइट्रोजन। लेकिन हमें कितने के लिए लेना है, ये 1 के लिए है, ये कितने के लिए, 2 के लिए। हमें कितने के लिए लेना है, 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिसका निकालना है उसमें कितने एटम है, 2 है। तो 2 नाइट्रोजन के लिए अगर ये चेंज देखोगे तो कितना चार्ज आएगा, -6। तो चार्ज में चेंज कितना आ रहा है, अगर चेंज की बात करो तो 0 से कहां पे पहुंच रहा है, -6, यानी कि कितने यूनिट का चेंज है, 6 यूनिट का। नंबर लाइन में अगर देखो तो 0 से किधर चले गए, -6, यानी 6 यूनिट का चेंज आ रहा है। तो अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ N2, देन यू से दैट मोलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 6। मोलर मास N2 का कितना है, 28, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, m/6 आएगा। पॉइंट क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर अमोनिया का सिखाते हैं। एन क्या, हाँ एक ही एन का है ना, वहां पे 2 एन का लेना पड़ेगा, क्योंकि N2 का निकालना है आपको। किसका निकालना है, नाइट्रोजन गैस का, N2 का। N2 में तो 2 एटम है, तो चेंज कितने का देखना पड़ेगा, 2 का। उसका साइन दे देते, आप साइन दे लेंगे, नहीं चेंज देखेंगे बस, साइन से मतलब नहीं, कितने का चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन का निकाल के बताएंगे, H2 का, अगर बोले H2 का कितना होगा, H2 पूछा है, ये आगे वाले नंबर से मतलब नहीं है, ये जो 3, 2, 1 है इनसे मतलब नहीं, नीचे वाले नंबर से मतलब है, एटॉमिसिटी से मतलब है। H2 का पूछा है, वन टू, अच्छा सबके अलग अलग आंसर। H2 का बताइए, 3, हम पूरे H3 का +1 है, H का ही +1 H का, एक H का सिंगल का +1 है, निकाले। चलो देखो, अब अगर हमको सेकंड क्वेश्चन में किसका निकालने को कह दिया, ऑनलाइन बात समझ आ रही है क्या, ऑनलाइन बच्चों, हेलो हेलो, H2 का निकालना है, ठीक है, जिसका निकालना है उसमें जितने एटम है उन पे फोकस करिए, इन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम की बात करो, H2 में अगर देखो तो एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज था, 0, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, 0 ही होगा। अब इधर क्या बन रहा है, इससे अमोनिया बन रहा है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन पे कितना चार्ज था, +1, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है, इसमें कितने एटम है इससे मतलब है। तो 2 हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा, +2, तो चेंज कितने का हो गया, चेंज कितने का हो गया,
जीरो से +2, तो 2 यूनिट का चेंज हुआ। तो क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, तो 2 मोलर मास होता है, तो आंसर विल बी 1। बात समझ में आई? हाँ, 2 के हिसाब से निकालना। H2 का EM आ गया 1, N2 का EM आया कितना, 28/6। अब अमोनिया का निकालेंगे। नोट कर लिया आपने? कहाँ? सारा नोट करो, आइंस्टीन मत बना करो, सारा नोट करिए। आपने नोट कर लिया? आप लोग नर्सरी या 1-2 क्लासेस में थोड़ी हो, आपको बोला जाए अब नोट करिए, राइटिंग अच्छी लिखिए, ये करिए। सेल्फ डिसिप्लिन बनिए। लिखती है ऐसा और रब जैसा। हाँ श्रीदा, क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, H2 का निकालना था ना आपको, H2 का निकालना था ना, तो इसलिए आपने क्या किया, H2 के हिसाब से, H2 में 2 एटम थे, तो 2 एटम के हिसाब से चेंज निकाला। चलिए अमोनिया के लिए देखते हैं। N2 का भी हो गया, H2 का भी हो गया, आप किसके लिए निकालना चाह रहे हैं? अमोनिया के लिए। नोट हो गया ना सबका? अब अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है अमोनिया का, तो देखिए ध्यान से, इसी रिएक्शन को यूज करके किसका निकालना है हमको? अमोनिया का निकालना है। ठीक, तो अमोनिया का अगर फॉर्मूला लिखोगे, इस नंबर से तो मतलब नहीं है, मैंने आपको बताया, अमोनिया का अगर फॉर्मूला लिखोगे तो NH3 हो गया। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन का था 0, हाइड्रोजन का था 0, यहाँ पे नाइट्रोजन का था -3, एक हाइड्रोजन का था +1, एक नाइट्रोजन एटम का -3, एक हाइड्रोजन एटम का +1। इसका मतलब नाइट्रोजन तो 0 से हो रहा है -3, कम हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, 0 से +1 बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ से 0 से -3 ये क्या था, डिक्रीज, और ये 0 से +1 ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। दोनों में से अगर अमोनिया का निकालना है तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, डिक्रीज ले लो या इंक्रीज ले लो, बस एटम्स का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से, या तो निकाल लीजिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम,
और उस चेंज को मोलर मास से डिवाइड कर दो, अमोनिया के मोलर मास से। या दूसरा तरीका है, दोनों यूज कर सकते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है फॉर्मूला लिखने पे? 3 है, तो 3 में कितना चेंज, अब रिवर्स में देखना पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं, पहले नाइट्रोजन के हिसाब से देख लो। अमोनिया में कितना था, एक नाइट्रोजन एटम के लिए निकालना है, 1 के लिए, एक में कितना था -3, और इधर जब जा रहे थे तो N2 में एक एटम के लिए कितना है 0, तो चेंज कितने का आया 3 का, यानी कि क्या आ जाएगा मोलर मास बाई 3। इक्विवेलेंट मास कितना आएगा अमोनिया का, मोलर मास बाई 3, इक्विवेलेंट मोलर मास होता है 17/3। क्लियर है पॉइंट। तो चाहे एक एलिमेंट से निकाल लो, कंपाउंड अगर है तो उसमें किसी भी एक एलिमेंट से निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन से निकालना है तो क्या देखेंगे, 3 हाइड्रोजन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन का कितना था +3, 1 का +1 था तो 3 का कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। हाइड्रोजन के हिसाब से देखो तो, और H2 में कितना था 1 हाइड्रोजन का 1 था, 0 था, तो 3 का भी कितना होगा 0, तो यहाँ पे चेंज कितने का आएगा 3 से 0, तो यहाँ भी 3 यूनिट है, मतलब इससे भी निकालोगे तो क्या आएगा m/3, और इससे भी निकालोगे तो m/3। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो, कोई रिएक्शन दी हो, अलग अलग कंपाउंड का, अलग अलग एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। जैसे नाइट्रोजन का निकालना था तो N2, हाइड्रोजन का निकालना था तो H2, अमोनिया का निकालना था तो NH3 पे ध्यान देंगे। अब N2 है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देख लीजिए कि 2 नाइट्रोजन एटम के चार्जेस में कितने का डिफरेंस आ रहा है। चार्ज कैलकुलेशन अभी सिखाया नहीं आपको, इसलिए मैंने लिख दिया है चार्ज, रेडॉक्स वाले चैप्टर में वो सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 2 नाइट्रोजन पे 0 चार्ज था, एक पे था 0 तो 2 पे भी 0। यहाँ नाइट्रोजन पे देखा -3 था, 2 पे देखा तो कितना हो गया आपका 6 हो गया, -6, तो 0 से -6 कितने यूनिट का चेंज 6 का। इसलिए जब हम नाइट्रोजन का निकाल रहे थे तो क्या किया था हमने, मोलर मास बाई 6 कर दिया। ठीक, इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन का निकालना है, इस आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये नीचे जो एटॉमिसिटी है उससे मतलब है। हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का मतलब H2 का निकालना है, तो 2 के हिसाब से सोचना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 0 तो 2 का भी क्या होगा 0। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 का +1 था तो 2 का कितना हो जाएगा +2, 1 का +1 तो 2 का +2, 0 से +2 कितने से कितने पे जा रहा है वो देख लेंगे। 0 से चला गया +2 पे, तो हाइड्रोजन के मोलर मास में किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तब हाइड्रोजन का निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड में क्या होता है, कोई एलिमेंट का अगर बढ़ेगा चार्ज तो किसी का क्या होता है घटता है, तो या तो बढ़ने वाला का ले लीजिए या किसका ले लीजिए कम होने वाले का। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का ले लो या 3 हाइड्रोजन का ले लो, या तो 1 नाइट्रोजन एटम का, क्योंकि फॉर्मूला लिखा तो NH3 आया, NH3 का मतलब 1 नाइट्रोजन का चेंज देख लो या 3 हाइड्रोजन का, किसी भी एक से आंसर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इसमें देखो नाइट्रोजन था, एक पे चार्ज -3, इधर गए तो 0, तो एक एटम पे भी 0 ही है, तो कितने का चेंज है 3 का है, तो मोलर मास बाई 3। इस तरीके से आंसर अमोनिया का निकल गया। अगर नाइट्रोजन का चेंज नहीं देख पा रहे हो, बाय द वे कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में आप एक एलिमेंट का नहीं देख पा रहे हो, दूसरे का देख पा रहे हो, तो दूसरे का निकालना अगर आता है तो दूसरे का देख लो। जैसे मान लो हाइड्रोजन से निकालना चाहते हो अगर, तो हाइड्रोजन से निकालोगे तो 3 हाइड्रोजन का देखना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन का +1
तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया 3 + 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है 3 हाइड्रोजन का 0, एक का भी 0 तो 3 का भी 0, तो +3 से 0, तो चेंज कितने का हो गया 3 यूनिट का, तो मोलर मास बाई 3। दोनों के केस में आंसर विल बी सेम, नाइट्रोजन से निकालो या हाइड्रोजन से, सेम। नोट कर लीजिए सब लोग। हाँ 2 लिया था, किसका निकालना है, फोकस किस पे करना है, जैसे N2 का पूछा, नाइट्रोजन का पूछा, तो आप N2 पे फोकस किया आपने, हाइड्रोजन का पूछा तो H2 पे फोकस किया, अमोनिया का पूछा तो नाइट्रोजन से अगर निकालते हो आंसर तो 1, हाइड्रोजन से निकालते हो तो 3। कितने एटम का चेंज लेना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड और एलिमेंट। हाँ श्रीधा बोलिए। एक बार और बोलो बेटा, श्रीधा क्या कह रही? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, OX लिखते हैं शॉर्ट में, नंबर को लिख दिया NO। ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालना सिखाएंगे आपको रेडॉक्स वाले चैप्टर। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं, EM निकालना सीख लिया हमने। जल्दी से नोट कर लीजिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, OX नंबर। कैसे, नाइट्रोजन में कितना था अपना, चलिए परसेंटेज यील्ड। अब एक एक छोटे छोटे टॉपिक को पिक करेंगे, लंबे वाले टॉपिक आपके निकल गए, अब छोटे छोटे टॉपिक हैं बहुत सारे। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेशन करना है अगर तो कैसे करते हैं, सबसे पहली बात प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं, किसके लिए कैलकुलेट करते हैं ये, प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना अमाउंट बनेगा, कितने % बनेगा, उसके लिए निकालते हैं हम लोग परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का केवल फॉर्मूला याद रखना, आपका काम बन जाएगा। आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखाते हैं तो आपको बात समझ आएगी। एक्सपेरिमेंटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेटेड में अपने उसके लिए ध्यान रखने के लिए लिख लीजिए, कैलकुलेटेड हम लोग निकालते हैं फ्रॉम रिएक्शन। कहाँ से निकालते हैं हम लोग, रिएक्शन से निकालते हैं कैलकुलेट। हाँ इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, इस पे एक छोटा सा सवाल करते हैं।
मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फर, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है सल्फर से, बनाता है मैग्नीशियम सल्फाइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करता। रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस सल्फर गिव्स MgS, मैग्नीशियम प्लस सल्फर इज Mg। बोल रहे हैं इस रिएक्शन में मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म इज 20 ग्राम। ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल अमाउंट। कितना बन रहा है ये मैग्नीशियम सल्फाइड? 20, हाँ 20 ग्राम बन रहा है। अगर आप लेते हो, इफ यू टेक 1 मोल मैग्नीशियम एंड 1 मोल सल्फर, रिएक्शन में आपने 1 मोल मैग्नीशियम लिया, 1 मोल सल्फर लिया, तो आप देखते हो मैग्नीशियम सल्फाइड कितना बनता है? 20 ग्राम। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका निकालना है परसेंटेज यील्ड। क्या निकालना है? परसेंटेज यील्ड। एक्सपेरिमेंट से कितना मिल रहा है? 20। और कैलकुलेट किससे करेंगे? रिएक्शन से। 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो ये कितना बनेगा? 1 मोल ही बनेगा। 1 मोल का मास कितना होता है? मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास कितना होता है? मोलर मास होता है। तो अगर ये 1 मोल ले रहे हो, ये 1 मोल ले रहे हो, तो ये कितना बनना चाहिए था? 1 मोल। इसका मतलब इसके मोलर मास के बराबर अमाउंट आना चाहिए था। अगर मैग्नीशियम का 24 एटॉमिक है मास है और सल्फर का 32, तो टोटल 1 मोल का कितना आ जाएगा? 56 आना चाहिए था। यानी कि आपका कैलकुलेटेड कितना हो जाएगा? 56। रिएक्शन क्या कहती है? रिएक्शन कहती है कि 1 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट विद 1 मोल सल्फर एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड अकर। नहीं, वो नहीं, परसेंटेज यील्ड निकालनी है कि अगर आप रिएक्शन के हिसाब से सोचते तो 1 मोल ये कितना मिलता? 1 मोल। और 1 मोल का मास क्या होता है? मोलर मास। यानी मिलना चाहिए था 56, मिला कितना? 20। तो यील्ड क्या हो जाएगी? जितना आपको मिला है और जितना मिलना चाहिए था डिवाइड कर देंगे, 20/56 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेटेड किससे निकालेंगे? रिएक्शन से, जो मिलना चाहिए था, और एक्चुअल वाला ऊपर रखेंगे एक्सपेरिमेंटल जो मिला। तो ये क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड। जैसे मान लो किसी फार्मर ने खेती की और बोलता है वो 1 क्विंटल इस बार हम लोग गेहूं निकाल लेंगे, है ना, बना लेंगे। अब उसका एस्टिमेट था 1 क्विंटल का और उसको मिला ½ क्विंटल, तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी? मिला उसको कितना? ½ क्विंटल, और मिलना कितना था? वो सोच कितना रहा था? एस्टिमेट उसने कितना किया था? 1। तो ½ डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। 50% सीधे यील्ड हो गई। अगर मिलना था 1, मिला ½ तो यानी 50% ही तो मिला, तो यील्ड कितनी हो गई प्रोडक्ट की? 50% सीधे। इसमें नहीं, फार्मर की। तो 1 मोल मैग्नीशियम react with 1 mole of sulfur and formation of 1 mole of magnesium sulfide occur, जिसका मास कितना आ गया? मास कितना आ गया? 56 ग्राम, क्योंकि हमने इसका क्या निकाल लिया? मोलर मास निकाल लिया। 1 मास का मास जो होता है मोलर मास होता है।
तो परसेंटेज यील्ड आ गई एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्सपेरिमेंटल थी 20, कैलकुलेटेड है 56। ये आ जाएगी वैल्यू, जो भी आ जाए आंसर निकालो। हाँ दी हुई होगी, डेटा गिवन होगा परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए। हाँ नहीं, अभी ज्यादा पूछ नहीं रहे और आपको समझ आ गया तो बार बार नहीं कराना, जो नहीं आएगा उसको ज्यादा प्रैक्टिस करानी होती है। अभी रिसेंट ईयर्स में पूछ नहीं रहे हैं, सिलेबस में तो है, पर कोई भी टॉपिक जो नहीं पूछ रहे हैं वो पूछ सकते हैं कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है कि। तो प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं परसेंटेज यील्ड और रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं परसेंटेज प्योरिटी, उस पे आ जाए। हेडिंग डालिए परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी। प्योरिटी किसकी चेक की जाती है? रिएक्टेंट की। ये किसके लिए कैलकुलेट करोगे? रिएक्टेंट की, फॉर रिएक्टेंट। प्योरिटी का क्या मतलब है? देखो ध्यान से समझो। जैसे मान लो आप ले लो कोई कॉमन एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मिल्क है आपके पास, है ना, और अब मिल्कमैन ने इसमें खूब ढेर सारा वाटर मिला दिया, ठीक। अब इसकी किसी ए से रिएक्शन हो रही है और कोई प्रोडक्ट मान लो बनता है बी। क्या बनता है? प्रोडक्ट बी बनता है। अब हमको कंडीशन बताई गई कि अगर 1 मोल मान लो मिल्क का है तो प्रोडक्ट बी जो बनता है वो बनता है सपोज 2 मोल। प्रोडक्ट बी कितना बनता है? 2 मोल बन जाता है, ठीक। अगर मिल्क है आपका 1 मोल तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। ये मिल्क रिएक्ट कर रहा है ए के साथ। रिएक्शन में ये दिया हुआ कि मिल्क किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ए के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक। लेकिन मान लो मिल्कमैन ने क्या कर दी, इसमें हेरा फेरी कर दी, वाटर भी और मिला दी। तो अब वो जो मिल्क है वो प्योर तो नहीं रह गया, उसमें वाटर और ऐड हो गया, एक और चीज आपने ऐड कर दी तो इम्प्योर हो गया। अगर हम सोच रहे थे इसका 1 मोल है, इस पूरा जो कंपोजिशन है कंटेनर में आपने लिया, आपने सोचा 1 मोल मिल्क है, बट एक्चुअली तो उसमें 1 मोल में मिल्क प्लस वाटर हो गया ना, एक और चीज हो गई। मान लो वाटर इससे रिएक्ट नहीं करता है ना, तो 2 चीजें हो गई, यानी कि 1 मोल में 100% मिल्क तो नहीं था, उसमें इम्प्योरिटी कुछ है। इसी तरीके से किसी भी सब्सटेंस को अगर आप लेते हो और उसकी रिएक्शन किसी से कराते हो, ठीक है, अगर वो प्योर है तो आपको जो मोल का रेशियो दे रखा है वही सेम आना चाहिए। इसके 1 मोल से ये 2 मोल बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मिल्क प्योर नहीं था, उसमें कोई इम्प्योरिटी, जैसे कि इसमें पानी की इम्प्योरिटी हमने डाल दी, पानी ऐड कर दिया, तो इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। ओवरऑल में मिल्क का परसेंटेज 1 मोल में तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वो सैंपल कितना प्योर है। मान लो पहले 100 ml मिल्क था, तो आपका अगर प्योर होता तो उसमें 100 ml मिल्क निकलना चाहिए, ठीक।
अब आपने 100 ml लिया और मिल्कमैन ने कुछ ऐसी मिलावट करी है कि उसमें 20 ml वाटर है और 80 ml ही मिल्क है ना? तो प्योर कितना है? 80 है, और टोटल कितना ले रखा है? 100 ले रखा है। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ जाएगी? 80% आ जाएगी। 80/100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 80% आ जाएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट में प्योर अमाउंट कितना है, उसी को कैलकुलेट जब करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज प्योरिटी कहते हैं। इतनी बात कुछ समझ में आई? तो फॉर्मूला लिख लो, केवल फॉर्मूला की जरूरत है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकाला हमने? एक्चुअल कितना है डिवाइडेड बाय सैंपल कितना है टोटल, मल्टीप्लाइड बाय, हाँ एक्चुअल जो एग्जैक्ट, जैसे मान लो बोल दिया चूना पत्थर लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल में कुछ इम्प्योरिटी भी हो सकती है, तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे क्या निकलेगी? सैंपल की प्योरिटी। ठीक है, जो लोग फेयर में लिख रहे हो वो लोग यहाँ एक पेज छोड़ देना, क्योंकि इसका क्वेश्चन मुझे अभी नहीं दिख रहा है, पर मैं इसका कराऊंगी। और जो रफ में लिख रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन ऐड होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। अब आपको निकालना सिखा रहे हैं, दो किसी भी कंपाउंड के दो तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, एक को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और दूसरे को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोनों निकालना सीख लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला 11th में पूछते हैं, कभी कभी जेई में भी पूछ लेते हैं, 11th में तो पूछते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करो तो किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका कितना एग्जैक्ट नंबर है वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैंने बोला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका, मैंने बोला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैव 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। ये बात सबको समझ आ रही है? जयश्री सामने देखिए, कहाँ इधर उधर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनका नंबर कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितने। ठीक, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करोगे तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH2O। CH2O का क्या मतलब होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये बताएगा कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। और दूसरी चीज क्या बताएगा, ये एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स का सिंपल रेशियो। जो भी एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम्स का क्या बता देगा? सिंपल
रेशियो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर का रेशियो क्या हो गया? यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2, जहां पे कुछ लिखा नहीं होता वहां पे क्या होता है? तो रेशियो के बारे में कौन बताता है? नंबर ऑफ एटम के एम्पिरिकल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताएगा? 1 मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका नंबर। नोट कर लिया आपने? क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे पता नहीं आप मैथ्स की क्लास में क्या करते हो, केमिस्ट्री क्लास में मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ इस सब चीजें, बिल्कुल मैं एंटरटेन नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता, आप जब मैं लिख रही थी आप इधर उधर देख रहे थे। हाँ बेटा, एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, एलिमेंट विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? दो चीजें बताएगा, एक रेशियो और एक कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता लगेगा कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है। ठीक है, चलो अब इसको निकालना सीखते हैं। कुछ आपको डेटा गिवन होंगे, उन डेटा के बेसिस पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, फिर सीखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। हाँ, उसी से ये तो आ गया होगा आपको, इजी है। हाँ, चलो, हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट करोगे एम्पिरिकल? क्वेश्चन में गिवन क्या क्या होगा देखिए ध्यान से, एक फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि कंपाउंड किस किस एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, तो कौन से एलिमेंट से मिलके बना है और उसका परसेंटेज क्या है, केवल ये डेटा आपको गिवन होगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है? उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे देखो, एक टेबल बनाएंगे, उसमें पहले लिखेंगे एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक एग्जांपल लिया जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फिर यहाँ पे इन एलिमेंट के परसेंटेज लिख देंगे। मान लो कार्बन है x%, हाइड्रोजन है y%, और ये आपका दे रखा है z। अलग अलग परसेंटेज गिवन होंगे। फिर अगली टेबल में लिखेंगे इनके एटॉमिक मासेस। कार्बन का लिखोगे तो 12, हाइड्रोजन का लिखोगे तो 1, ऑक्सीजन का लिखोगे तो 16। जिसके जिसके जो मासेस हैं वो लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट टेबल में आप क्या करोगे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब यहाँ पे जैसे x बाई 12 कर दिया आपने, y बाई 1 कर दिया, z बाई 16 कर दिया। अब आंसर में 3 नंबर आ जाएंगे, तीनों के 3 नंबर आ जाएंगे। मान लो यहाँ पे आ जाती है वैल्यू a, यहाँ पे आ जाती है b, यहाँ पे आ जाती है d। एक वैल्यू आ गई a, एक वैल्यू आ गई b, एक वैल्यू आ गई d। अब क्या करना है? जो सबसे छोटी वैल्यू आई इसमें, सबसे जो छोटी वैल्यू आएगी, मान लो a सबसे छोटा आ गया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5 सपोज, तो 1 सबसे छोटा हो गया, तो 1 से सब में डिवाइड करेंगे, मतलब जो सबसे छोटा है उसमें सब में डिवाइड होगा। a बाई ए, b बाई ए,
d बाई a। अभी तुम्हें कैसे पता है? z दिया हुआ है, मैंने कोई नंबर तो दिया ही नहीं, आपको कैसे पता? अभी तो सब एजम्पशन पे चल रहा है। मैंने बोला a सबसे छोटा आया तो a से सब में डिवाइड कर देंगे, फिर आपको कोई नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। मान लो आपको मिल जाते हैं p q r, मिल गए 3 नंबर। ठीक, अब ये जो नंबर मिलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए एलिमेंट को लिखिए और फिर ये नंबर नीचे की तरफ लिखिए, ये बन जाएगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। मान लो अगर p आया था 1, q आया था सपोज 2, r आया था 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 को लिखते नहीं है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH2O। एक एग्जांपल ऐसे लिया है, होल नंबर में बनाएंगे उसको। अब एग्जांपल लेते हैं, पहले ये प्रोसेस लिख लीजिए पूरा। क्या? ये सारे नंबर तो एज्यूम करें ना। अब एनसीईआरटी कोई लाया है? एनसीईआरटी का ही करा दे कोई, टॉपिक एनसीईआरटी का है। ये पढ़ा हुआ है, ये सब आपने पहले से नहीं पढ़ा है? नहीं, 10th वगैरह क्लासेस में इनमें तो नहीं पढ़ाया गया कहीं? 10th में नहीं। अच्छा, चलो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं। कंपाउंड है कोई, उसमें आपका है हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, 3 एलिमेंट दे रखे हैं। कार्बन है 24.27, हाइड्रोजन है आपका 4.07% और क्लोरीन दे रखा आपका 71.65। ठीक है, नहीं नहीं, ये मेंस का नहीं है। अब यहाँ पे एटॉमिक मास लिखिए सबके, जल्दी से फटाफट टेबल स्टार्ट करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। परसेंटेज पता लग गए? पहली टेबल में क्या था? परसेंटेज था। एटॉमिक मास कितना हो गया कार्बन का? 12, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का 35.5। ऑनलाइन में बच्चों को बात समझ आ रही है कि नहीं? अब डिवाइड कर दें। 24.27 डिवाइडेड बाई 12, 4.07 डिवाइडेड बाई 1 और 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5। अगर ध्यान से देखो, अप्रॉक्स में ले लें तो 12 का डबल 24 होता है ना, तो ऊपर वाले में 2 पॉइंट कुछ आ जाएगी वैल्यू, दूसरे वाले में क्या आएगी? 4.07, तीसरे वाले में 35.5 का डबल क्या होता है? लगभग 71, तो अप्रॉक्स 2 आएगी। एग्जैक्ट निकालनी है आपको, मैं तो जल्दी जल्दी बताऊँ। हाँ हाँ, सुन, अप्रॉक्सी ले रहे हैं अपन अभी तो सबसे छोटी वैल्यू जो भी आ गई, इसमें 2 पॉइंट कुछ आएगी, इसमें भी 2 पॉइंट। अब अगर इसमें डिवाइड करोगे 2 से, इसमें डिवाइड करोगे 2 से, इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1,
यहाँ पे क्या आ जाएगी अप्रॉक्स 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगी अप्रॉक्स 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा लास्ट में जब क्या ये 2 के अप्रॉक्स में था, ये भी 2 के, तो इन दोनों में से हाँ कोई भी ले लिया तो 2 से डिवाइड किया 2 से, तो वैल्यू क्या आ गई, नंबर क्या आ गया लास्ट में 1 2 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 2 1। तो बन गया, इसमें तो अप्रॉक्स दिख रहा है, कई बार एग्जैक्ट निकालना भी पड़ेगा। 11th में तो एग्जैक्ट निकालना भाई, जेई मेंस में चलेगा। हाँ पूरा लिखना पड़ेगा, पूरी वैल्यू टेबल बना के उसमें लिखनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या आ गया CH2Cl। इजी था ये तो। हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सिखा दें फिर उसके साथ, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं तो उसमें एम्पेरिकल पहले निकालना पड़ता है फिर मॉलिक्यूलर निकालना पड़ता है। तो एक और क्वेश्चन आपका एम्पेरिकल का हो जाएगा अगर इन्होंने दिया हो तो। दिया नहीं है, अंडररेटेड टॉपिक है क्या, ट्रेंडिंग नहीं है लगता है, दे नहीं रहा, इसमें नहीं है, कहाँ से लाएं, मॉड्यूल है उसमें है, अरे इसमें भी तो होगा, इसमें हमारी इसमें तो है ही नहीं, अंडररेटेड टॉपिक है। इसमें तो है तो आ सकता है आपका, जेई वाले में तो है ही नहीं प्यारे बच्चों, है ही नहीं। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तो सिखा दे मैम। जी। मैम ये हाँ राउंड ऑफ करना पड़ता है किसी किसी में, इजी सा है चलो लेकिन करो, आपको एक और करने की तमन्ना थी तो कर लीजिए। कोई एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, कार्बन दे रखा है 80%, हाइड्रोजन दे रखा है 20%, ठीक है, और आपको बोल रहे हैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है CXHY, तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे तभी x और y की वैल्यू पता चलेगी। अब निकालिए सब लोग। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, कोई क्वेश्चन ऑनलाइन से कोई कुछ पूछ रहा था क्या? अच्छा चलिए ये निकालिए जरा क्वेश्चन, देखे आपको आता है कि नहीं। हो रहा है अच्छा। सब बच्चे निकालिए, सब लोग कोशिश कीजिए। 4 आ रही है,
सब लोग निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सिखा दे। तो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी है क्या? नहीं सिखा? फोर आ रहा है, इन लोगों का तो 4 आ रहा है। 4 ही है। फोर ही आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं आपस में बात। 80 डिवाइडेड बाई 12 कर दें और 20 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ तो 20 आ गया। 80 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा? ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद अब छोटी वैल्यू ये है तो इससे डिवाइड कर दें। यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ पे 20 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ रहा है। अगर 3 आएगा, अप्रॉक्स में आएगा ना 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कार्बन के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए 3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो x प्लस वाई कितना बन जाएगा? 4। इजी था ये तो, लड्डू क्वेश्चन। चलिए मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना सीख लो जल्दी से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर जब फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बोलेंगे तो क्वेश्चन में एक तो परसेंटेज देंगे और दूसरा उसके बाद आपको देंगे मॉलिक्यूलर वेट या वेपर डेंसिटी, दोनों में से कोई एक डेटा मिलेगा। तो आपको गिवन क्या होगा? परसेंटेज गिवन होगा क्वेश्चन में। एलिमेंट के क्या होंगे? परसेंटेज गिवन होंगे। तो आप क्या कर लोगे फटाफट से? क्या कैलकुलेशन करोगे? पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लोगे जल्दी से, ठीक? एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लोगे। फिर क्वेश्चन में दूसरा डेटा गिवन होगा मॉलिक्यूलर वेट। कंपाउंड का क्या दे देंगे? मॉलिक्यूलर वेट दे देंगे। मान लो 60 दे दिया मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180। मान लो मॉलिक्यूलर वेट दे दिया आपका कितना? 180, ठीक। और आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने जो निकाला वो आ गया, सपोज कि हमने CH2 आ गया, मान लो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया, परसेंटेज वगैरह दी थी उससे एम्पेरिकल निकल गया CH2। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 180। मॉलिक्यूलर वेट देंगे या क्वेश्चन में देंगे वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के क्या देंगे? वेपर डेंसिटी। तो उससे अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है, अगर वेपर डेंसिटी देंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वेपर डेंसिटी करके हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। यानी कि अल्टीमेटली अपने को क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए या तो वेपर डेंसिटी देंगे या सीधे सीधे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दे देंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? अब क्या करना, क्या है, सीधे आपको करना है n मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट कर लीजिए, कितना उसका मास आ इज इक्वल टू आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। n निकालना चाहते हैं, एक नंबर n निकालना है,
N एम्पेरिकल फॉर्मूला इस केस में मैंने क्या बोला, CH2 आया, तो इसका मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 प्लस 16, कितना बन गया, 30 बन गया, बोलो, कार्बन का 30 बन गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास आपने क्या रख दिया, 30 रख दिया। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया था, मान लो 180 दिया था। ये डेटा अपने को क्वेश्चन में गिवन थे। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये जो एन की वैल्यू आएगी, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखिए और नीचे की तरफ एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2O, CH2O, 6 से क्या करना है, ये नंबर कितना आया, 6, 6 से मल्टीप्लाई करो, C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला का पहले मास कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या करिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कर दीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी। फिर n का मल्टीप्लाई किस में करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आपका कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नोट कर लीजिए पूरी प्रोसेसिंग। अब छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ऐसे ही छोटे छोटे। वेपर डेंसिटी दिया होगा अगर, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है 2 मल्टीप्लाइड बाई वेपर डेंसिटी। दोनों में से एक डेटा दे देंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितने टॉपिक कर लिए हम लोगों ने आज, कितने टॉपिक कर लिए, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। चलो, अच्छी बात है, अच्छा क्या है, नहीं इसमें क्वेश्चन, इससे उड़ा दिया इन्होंने, पता नहीं क्या। नई वाली एनसीईआरटी में तो है पर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो होना चाहिए। चलिए एक और छोटी सी नई चीज सीख लेते हैं, बहुत छोटी सी, मिक्सिंग। मिक्सिंग सीख लो, कभी कभी जेईई मेंस में एक सवाल आ जाता है, 12th में तो नहीं, मेंस में। मिक्सिंग एसिड्स, बेस, एसिड एंड बेस। एसिड एसिड को मिक्स करो, बेस बेस को मिक्स करो, और एसिड और बेस को मिक्स करो। 3 तरीके की मिक्सिंग है। निकालना है आपको इस क्वेश्चन में, मिक्सिंग का क्वेश्चन देंगे, जैसे बोलेंगे कि इतना मोलर HCl, इतने ml HCl, और आपको सम अमाउंट ऑफ HNO3 में मिक्स कर दिया गया, उसकी भी मोलरिटी दे रखी है। तो जब आप मिक्स कर दे रहे हो तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी, फाइनल की क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। 2 एसिड को मिक्स किया, 3 एसिड को मिक्स किया, फाइनल सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो चलिए आज एक कर लेते हैं, एसिड एसिड की मिक्सिंग कर लेते हैं।
फर्स्ट टॉपिक क्या है? एसिड प्लस एसिड, एसिड एसिड की मिक्सिंग, एसिड एसिड की मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक। और क्या निकालना है आपको? नॉर्मेलिटी। तो फॉर्मूला लिखिए, एन फाइनल इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लो 3 एसिड हैं, तीनों की नॉर्मेलिटी पता है, तीनों का जो वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं वो मालूम है कितना कितना वॉल्यूम, और फाइनल सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो तीनों का N इंटू वी निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल वॉल्यूम से, तो क्या निकल आएगी? फाइनल नॉर्मेलिटी, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करिए, फाइनल सॉल्यूशन का नेचर बताइए, फाइनल सॉल्यूशन का पीएच किस रेंज में होगा ये बताइए। तो अगर एसिड एसिड को मिक्स कर रहे हो तो फाइनल सॉल्यूशन का नेचर हमेशा कैसा होगा? एसिडिक। एसिड एसिड मिक्स कर रहे हो तो बेस वेस थोड़ी बनेगा, एसिडिक नेचर होगा। एसिड का पीएच कितना होता है? pH इज लेस देन 7, pH क्या हो जाएगा? लेस देन 7। एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। 1 नॉर्मल 50 ml HNO3 2 नॉर्मल 40 ml H2SO4 5 मोलर 100 ml HCl are mixed, NF निकालना है, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। मिलीलीटर में ही रख दो। नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन निकालना, जहां पे मोलरिटी दी है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? नॉर्मेलिटी में। तो फॉर्मूला याद रखिए, नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर, अलग से लिख लो। जहां मोलरिटी दी है उसको मोलरिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नॉर्मेलिटी। चलो आंसर बता दो करके, करिए। कल बताया था ना एन फैक्टर, जितने H प्लस देगा। HCl के लिए बोला है ना मोलर, बाकी सबका तो नॉर्मलिटी दिया है जी। नीचे हूँ, नीचे नहीं मतलब कितनी देर में होता है? इसकी मम्मी आ गया। अच्छा सवाल तो करो बहनों। जिसके लिए n फैक्टर 1 है उसके लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या होगी? अगर n फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी उस एसिड के लिए क्या होगी? सेम। तो HCl के लिए मोलरिटी दी है तो 5 मोलर अगर है तो क्या बन जाएगा? 5 नॉर्मल। चलिए आंसर बताइए ऑनलाइन। 663/90 डेटा ऐसा दे दिया क्या मैंने? 663/90 आ रहा है क्या?
बाकी लोग भी निकाल लें, बस फिर क्लास ऑफ कर दें। लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास में एसिड बेस की मिक्सिंग, बेस की, और फिर जो बाकी और छोटे टॉपिक हैं चैप्टर के, इसमें जो मेन था वो यही था, मोल ही था मेन। नहीं आ रहा है, मैं करूं? कितना कितना है बता दो जल्दी से। वैष्णवी चलो, HNO3 क्या दे रखा है? HNO3 1N और वॉल्यूम 50 मिलीलीटर। तो इसका N इंटू बी N1V1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 50, 50 हो जाएगा। दूसरा एसिड कौन सा है? इसका कितना दे रखा है? तो इसका N2V2 क्या हो जाएगा? 80। तीसरा वाला क्या दे रखा है? HCl 1M दे रखा है, और कितना दे? 5M। तो इज इक्वल टू क्या होगा? 5N 100 ml, यही तो होगा। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर होगी, एक ही H प्लस देता है तो दोनों इक्वल होगा। तो N3V3 क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो टोटल क्या होगा? N फाइनल इज इक्वल टू, सबका जोड़ देंगे, और टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? 50 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 100 था ना, तो 190 आ जाएगा नीचे, और ऊपर कितना होगा? 500 63/9। ठीक है, खुश है? चलिए आज की होती है क्लास ऑफ। हाँ बेटा बोलिए। क्योंकि फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी इज इक्वल टू N फैक्टर। N फैक्टर है 1, N बाई M इज इक्वल टू 1। N निकालना है तो M मल्टीप्लाइड बाई N फैक्टर। नॉर्मेलिटी थी, मोलरिटी थी 5, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? जिसका N फैक्टर 1 होगा उसकी नॉर्मेलिटी मोलरिटी विल बी सेम। ठीक है, चलिए बाय बाय।